हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय। कल हम लोगों ने अध्याय 16 पढ़ा था, जो कि था हमारा कोयला, पेट्रोलियम एंड पेट्रो रसायन, है ना। और आज हम पढ़ेंगे इसके बाद का अध्याय, मतलब अध्याय 17, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 17 है, जिसका नाम क्या है, प्राकृतवास। इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक आवास। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हैबिटेट, है ना। हैबिटेट कहते हैं, सॉरी हैबिटेट लिख गया यहाँ पर। तो ये है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है इस अध्याय का, जो कि क्या है हमारा, प्राकृतवास से अभिप्राय। प्राकृतवास से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ हैबिटेट, है ना। तो देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर के पास कांगेर नदी के तट पर कुटुमसर गुफा है ना। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका एक जिला है जगदलपुर, आप जानते ही होंगे, है ना। जगदलपुर आप गए भी होंगे। वहाँ पर नदी है कांगेर नदी। तो उसी कांगेर नदी के तट पर क्या है, कुटुमसर गुफा है। गुफा का नाम क्या है, ध्यान रखना, कुटुमसर गुफा है। इस गुफा की छत पर व दीवारों से चूना युक्त पानी टपकता रहता है। और जो कुटुमसर गुफा है उसके छत से क्या होता है, चूना युक्त पानी हमेशा 24 घंटे टपकते रहता है, ठीक है। जिससे छत पर लटकती और जमीन पर उभरती शंकु जैसी विशाल और सुंदर संरचनाएं बनती है ना। तो गुफा की दीवारों पर क्या होता है, कंटिन्यू गिरते रहता है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो जो शंकुनुमा आकार बना लेता है, वो क्या करता है, शंकुनुमा आकार बना लेता है। जो चूना युक्त पानी गिरते रहता है वो, ठीक है, जो कि देखने में बहुत सुंदर हमको संरचनाएं दिखती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुटुमसर गुफा आसपास की ज़मीन से लगभग 35 मीटर नीचे। कुटुमसर गुफा के अंदर जो ज़मीन है वो आसपास की ज़मीन से कितना है, 35 मीटर नीचे है ना। और 1 किलोमीटर से अधिक लंबी है। वो जो गुफा है कुटुमसर की, वो 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इस गुफा में इतना अंधेरा है कि यदि हाथ में पकड़ी टार्च को बंद कर दें तो एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, अगर आप उस 1 किलोमीटर लंबी गुफा में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत अधिक अंधेरा है। तो क्या होगा, आप टार्च पकड़ के जाएंगे, परंतु अगर टार्च आपका बंद हो गया, आपने टार्च बंद कर दिया, तो एक कदम भी वहाँ से भी हिलना मुश्किल हो जाएगा आपका, इतना अंधेरा है वहाँ। सोचिए, गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा बाहर की तुलना में कम है। जो बाहर ऑक्सीजन है उसकी तुलना में गुफा के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है ना। इन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हम देखो, इतना अंधेरा, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, है ना, और गुफा की दीवारों से टपकता हुआ चूना युक्त पानी, उसके बाद भी वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ना। इसका कारण क्या है उसको हम आगे देखते हैं, और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं उसको भी अपन आगे देखते हैं। ओके, देखिए, अभी हम लोगों ने बोला कि कुटुमसर गुफा में इतना अंधेरा भी है। वहाँ नमक युक्त जो जल का पानी होता है, चूने युक्त जल का पानी होता है, वो भी गिरते रहता है ना। और एक तो वो ज़मीन के अंदर 35 मीटर अंदर है ना, आसपास की ज़मीन से। इसके बावजूद वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, देखिए, उदाहरण के लिए चमगादड़, कीड़े मकोड़े, मिलीपीड्स, बैक्टीरिया आदि जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुटुमसर गुफा के बारे में जानते हैं। तो कुटुमसर गुफा का तापमान साल भर 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कितना रहता है, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच कुटुमसर गुफा का तापमान रहता है। और वहाँ पानी भी होता है। यहाँ के पानी का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। देखो, कुटुमसर गुफा 25 से 32 और उसका पानी जो है 22 से 30, मतलब लगभग बराबर, है ना, के बीच रहता है। इसका अर्थ यह है कि गुफा व अंदर के पानी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, ठीक है। बरसात के मौसम में यहाँ प्रायः बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्यों आती होगी, क्योंकि वो गुफा जो है आसपास की ज़मीन से, गुफा का ज़मीन कितना है, 35 मीटर अंदर है। तो इसी कारण क्या हो जाता है, अधिकतर बारिश के दिनों में वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, ठीक है। गुफा में मछली की एक ऐसी जाति है जो लगभग अंधी है। गुफा में पानी रहता है साल भर, तो उसमें मछलियाँ हैं, है ना। तो मछली, वहाँ की जो मछलियाँ होती है वो विशेष किस्म की होती है। वो क्या होती है, अंधी होती है वहाँ की मछलियाँ, है ना।
इसकी आंखें बहुत ही छोटी होती है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। देखिए कितना छोटा होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर। और स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? इस मछली का नाम कानी मछली कहते हैं उसको, ठीक है। इस मछली की अन्य किस्में पहाड़ी नदियों में पाई जाती है। आसपास की जो पहाड़ी नदियाँ हैं वहाँ इस कानी मछली की अन्य किस्में भी पाई जाती है। कुटुमसर गुफा में इसकी एक खास किस्म मिलती है ना, तो उन्हीं मछलियों में से एक खास किस्म क्या होता है? कुटुमसर गुफा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कुटुमसर गुफा है उसमें कानी मछली पाई जाती है, पर वो खाती क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ की गुफाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जलीय पौधे, जो छोटे छोटे जल में पौधे पाए जाते हैं उनको, और जंतु जो जल में जंतु पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कीड़ों, घोंघों आदि को खाती है ना, ठीक है। ये मृत जंतु और पौधों को भी खाती है जो कानी मछली होती है वो। अतः यह इसके वेंजर या अपमार्जक की भूमिका भी निभाती है ना, क्योंकि वो मृत जीव जंतुओं को भी खा देती है, तो पानी को स्वच्छ रखने का भी कार्य वो करती है। ये मछलियाँ अक्सर मिट्टी के नीचे अपना समय बिताती है। पानी में जो मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे अक्सर कानी मछलियाँ क्या करती है? अपना समय बिताती हैं। वह पानी में सांस लेती हैं, है ना, पानी में सांस लेती हैं, ठीक है। वो तो हर एक क्या बोलते हैं मछली में पाया जाता है गलफड़ा, जिसके कारण वो क्या करता है? जो वाटर जल में जो ऑक्सीजन होता है उसको वो क्या कर लेता है? श्वसन में प्रयोग करता है ना, जो कि हम लोगों में नहीं पाया जाता है ना। लेकिन समय समय पर पानी की सतह पर आकर मुंह में हवा भरती है। ये अपना संपूर्ण जीवन काल इसी गुफा में बिताती है ना। यहीं पर वो प्रजनन करती है ना, मतलब अंडे देती हैं, है ना, और यहीं मर जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुटुमसर गुफा का पानी इन मछलियों की आबादी का प्राकृतवास है, जो कि हमारा क्या है? अध्याय का नाम है प्राकृतवास है। देखो प्राकृतवास है कानी मछली का, जो कुटुमसर गुफा का पानी, इसका मतलब कि क्या है? वहीं पर वो जीवन यापन करती। जीवन यापन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जिस स्थान पर पाई जाती है उसको कहते हैं प्राकृतिक वास। तो कानी मछली के जीवन यापन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कुटुमसर गुफा के जल में है, इसीलिए वो उसका क्या हुआ? प्राकृतवास कहलाया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न दिया है, यहाँ कुटुमसर के गुफाओं की किन विशेषताओं की बात की गई है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कुटुमसर की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है? एक तो ये जो है आसपास की ज़मीन से 35 मीटर अंदर है, पहली विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता यह 1 किलोमीटर तक लंबा है ना। तीसरा विशेषता क्या हो गया कि इसकी गुफाओं की दीवारों से क्या होता है? चूने युक्त पानी का रिसाव होते रहता है ना। और चौथा क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना। और पांचवा यहाँ विशेष प्रकार की क्या होती है? मछली पाई जाती है। और छठवा क्या होगा कि यहाँ पर लगातार पानी अंदर में बहता रहता है गुफे के, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं, पहला प्रश्न का उत्तर है ना। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न आपके अध्याय के बीच में दिया है। क्या है दूसरा प्रश्न? यदि बाढ़ के साथ ये कानी मछलियाँ गुफा से बाहर चली जाएँ तो कैसे जीवित रहती होंगी? तो बाढ़ आता होगा तो स्वाभाविक सी बात है, बाढ़ का पानी अंदर चला जाता होगा। 35 मीटर अंदर होने के कारण गुफा जो है आसपास की ज़मीन से 35 मीटर अंदर है, मतलब बाढ़ का पानी अंदर आना तो स्वाभाविक सी बात है। बाढ़ का पानी अंदर आता है, परंतु पानी का लेवल जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है तो क्या हो जाता है? बाहर के पानी के बराबर हो जाता है। तब कानी मछलियाँ बाढ़ के पानी से बाहर से अंदर भी तो आती होंगी कुटुमसर के, है ना। तो कैसे जीवित रहती हैं? तो इस प्रकार जीवित रहती हैं कि देखो, बाढ़ आया, पानी जो है कुटुमसर की गुफा के अंदर से बाहर आए तो सिर्फ कानी मछली तो नहीं आएगी, उसके साथ अन्य जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे भी बाहर आएंगे। उसके साथ मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे भी बाहर आएंगे, जिसका कानी मछली क्या करती है? जिन्हें खाती है। मृत जीव जंतु पेड़ पौधे भी कानी मछली खा लेती है, पौधे सॉरी पेड़ नहीं, है ना। और क्या होता है उसमें जो घोंघा कीड़ा वगैरह होता है वो भी बाहर आता होगा, उनको भी वो खा लेती थी। इस प्रकार वो जीवित रहती हैं ना बाहर आने पर भी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये मछलियाँ अन्य मछलियों से कैसे भिन्न है? भाई कैसे भिन्न है? देखो, एक तो ये मछलियाँ बहुत छोटी होती, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है ना। दूसरा क्या है कि एक विशेष प्रकार के वातावरण में पाई जाती है, इसके चारों ओर क्या होता है? अंधेरा होता है
है ना, सूर्य का प्रकाश इस तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा क्या होता है, 35 मीटर गहरे गुफे के अंदर पाई जाती है, जबकि जल स्रोतों में पाई जाती हैं अधिकतर मछलियाँ नदी, कुओं, तालाबों, समुद्रों, है ना, इन सभी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है। और इसका एक विशेषता ये भी है कि ये अंधी होती है मछलियाँ, और क्या होता है कि ये मृत पेड़ पौधों और जंतुओं को भी खा लेती है, मतलब एक तरीके से अपमार्जक के रूप में भी ये कार्य करती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, अन्य मछलियों से ये अलग इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे है, कुटुम्बसर गुफा में जैविक कारक कानी मछली और अन्य जीव हैं। जैविक कारक जिनमें जीवन होता है उसको जैविक कारक कहते हैं ना। जो हमारा पर्यावरण होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है ना, जैविक घटक और अजैविक घटक। मतलब जिनमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता उसे अजैविक घटक कहते हैं। तो वही है कि कुटुम्बसर गुफा में जैविक कारक कहाँ है, कानी मछली और अन्य जीव हैं। जैसे वहाँ घोंघा होता है, चमगादड़ भी वहाँ पर पाया जाता है, कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी पानी में पाए जाते हैं। तो वो सब क्या है, यहाँ पर जैविक घटक है ना। वहाँ का तापमान, चूने युक्त दीवारें, पानी और प्रकाश आदि क्या होता है, अजैविक घटक होता है ना वहाँ का, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता। तापमान, चूने युक्त पानी, दीवारें, पानी और प्रकाश, ये सब में कहाँ होता है जीवन, है ना। तो ये होता है अजैविक घटक। अतः अब यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण चीज़, अतः किसी भी पर्यावरण में रहने योग्य सुरक्षित स्थान, तापमान, चूने युक्त दीवारें, पानी व हवा इत्यादि वहाँ के अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अजैविक कारक होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें अजैविक कारक होते हैं, स्थान हो गया, तापमान हो गया, चूने युक्त दीवारें हो गए, पानी व हवा वहाँ की अजैविक कारक होते हैं। कहाँ के, कुटुम्बसर गुफा के, है ना। तथा वहाँ पर भोजन की उपलब्धता, विभिन्न प्रजाति जैविक कारक होते हैं। मतलब भोजन की उपलब्धता पर जो भी जैविक कारक होते हैं जिनके ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब जिनमें जीवन होता है, जो भी कीड़े मकोड़े हो चाहे जो भी जीव जंतु हो, उसको अपन क्या कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं। ठीक है, और क्या है कि किसी भी प्राकृतवास में, प्राकृतवास मतलब वही जो मैं बताया ना कि जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए जो उपयुक्त स्थान होता है उसे उसका प्राकृतिक वास कहते हैं, प्राकृतवास कहते हैं, सॉरी। तो किसी भी प्राकृतवास में जैविक व अजैविक कारक वहाँ के जीवों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। वहाँ का जो जैविक और अजैविक कारक होता है वो जीवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ही वहाँ पर रहते हैं कि जिस हिसाब से उसका जैविक और अजैविक कारक में उसको जीवन यापन करने का अनुकूलन होता है ना। अध्याय 1 में हमने अनुकूलन पढ़ा था ना, तो अनुकूलन के हिसाब से जैविक और अजैविक कारक जहाँ पर उन्हें मिल जाते हैं वो वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कानी मछली के ऊपर गहरा अध्ययन किया। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमने कुटुम्बसर गुफा की विशेषताओं को जाना है ना। और यहाँ पर क्या था कि हम कुटुम्बसर गुफा में देखें कि जो चूने युक्त जल का रिसाव होता है तो ऊपर भी क्या होता है, शंकुनुमा संरचना बन जाता है, नीचे भी। तो ऊपर का जो शंकुनुमा संरचना होता है जो छत से लटके हुए रहता है दीवारों पर गुफा की, उसको हम लोग कहते हैं स्टैलेक्टाइल। स्टैलेक्टाइल कहते हैं। जो ऊपर की ओर दीवार में जो चूने का शंकु बन जाता है उसको स्टैलेक्टाइल कहते हैं। और जो नीचे जमीन की ओर से उभरता जाता है, जो चूना एकत्रित होकर के, चूने का जल एकत्रित करके जमीन से जो उतरते जाते हैं उसको कहते हैं स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट उसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब देखिए प्राकृतवास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य संबंध, अंतर संबंध हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट, है ना। तो देखिए इसमें पाठ के मध्य प्रश्न पूछा गया है, हमारे लिए अनिवार्य अजैविक घटक कौन कौन से हैं। कौन कौन से अजैविक घटक हमारे लिए अनिवार्य हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी, इन सभी में जीवन नहीं है, परंतु ये क्या होता है, इन पर हम अनिवार्य रूप से निर्भर हैं। तो हमारे लिए अनिवार्य अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश, है ना। ऐसे जैविक घटक कौन कौन से हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। ऐसे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे जैविक घटक होते हैं। जैसे जो लोग मांस खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, वो तो जिन जीवों का मांस खाते हैं उन सभी के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या दही खाते हैं, मट्ठा खाते हैं, जो कि हमारे
दूध से बनता है, तो उसमें भी जो जीव होते हैं, जीव के कारण ही वो दूध क्या होता है, दही में परिवर्तित होता है, तो उस जीव पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जैविक घटक हैं, है ना। अब देखते हैं हम कई जीवों से संबंध रखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ बहुत जरूरी, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हमारी कई दवाइयाँ बनती जीव जंतुओं के शरीरों से बनती हैं, है ना। तो कुछ कम महत्वपूर्ण होती है और कुछ बहुत जरूरी होती है जो डेली लाइफ में हमारे यूज होता है, और कुछ कम महत्वपूर्ण जो कभी कभी यूज होता है ना। ऐसे ही सभी का जीवन विभिन्न जीवों पर निर्भर है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसका जीवन अन्य जीवों पर निर्भर है और अजैविक घटकों पर भी निर्भर है, अर्थात सभी जीवों के मध्य अंतर संबंध है, मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने कानी मछली के बारे में पढ़ा, कानी मछली में क्या कैसे होता है, देखो एक दूसरे से निर्भर। जल होता है, जल में मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी में पौधा उगता है छोटा छोटा, उन पौधों को क्या करता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो खाते हैं, है ना। उन छोटे छोटों के कीड़ों को क्या कौन खाता है, कानी मछली खाती है ना। तो देखो इस प्रकार से कैसे एक श्रृंखला चली आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, चाहे वह हम हो या गुलाब, है ना, सब निर्भर है, शेर हो या फफूंद, ठीक है, फफूंद, है ना। प्रत्येक जीव किसी न किसी समुदाय का हिस्सा है, अलग अलग समुदाय का हिस्सा है ना। हर एक जीवों का अलग अलग समूह है, मनुष्यों का एक समूह है, जंगल में पाए जाने वाले जीवों का अलग समूह है ना, पालतू जानवरों का अलग समूह है, उड़ने वाले पक्षियों का अलग समूह है, जलीय जीवों का अलग समूह है। तो यही यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक जीव किसी न किसी समुदाय का हिस्सा है, वह अन्य सजीव व निर्जीव घटकों से वो जुड़ा हुआ है, तभी वो जीवन यापन कर रहा है। मतलब प्रत्येक जीव क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी न किसी सजीव तथा निर्जीव वस्तु पर निर्भर करता है, जैविक तथा अजैविक घटक पर वो निर्भर करता है, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जैविक घटकों में अंतर संबंध, है ना। जैविक घटकों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब कि जो लिविंग कंपोनेंट्स है, जो सजीव है, वह एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, जीवों के बीच अंतर संबंध कई कारणों से बनते हैं, है ना। जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रजनन कारण हो सकता है, भोजन कारण हो सकता है, सुरक्षा कारण हो सकता है। जीवों के बीच अंतर संबंध एक प्रमुख कारण भोजन व उससे मिलने वाली ऊर्जा है। और सजीवों के बीच एक दूसरे से अंतर संबंध होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, उनका भोजन। और भोजन से ही क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से ही प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने कार्य को कर पाता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि कैसे भोजन के कारण ही अधिकतम एक दूसरे के ऊपर सजीव निर्भर करते हैं। तो वन भैंसा क्या है, इसको ध्यान रखना। वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। जो वन भैंसा, जो कि वन में पाया जाने वाला भैंसा होता है, वन भैंसा, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, राजकीय पशु है ना। तो वन भैंसा छत्तीसगढ़ के घास के गीले मैदानों, दलदल और नदियों के पास घने जंगलों में मिलता है ना। वन भैंसा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के जो गीले मैदान है ना, और नदियों के पास और दलदल युक्त जो ज़मीनें हैं, है ना, और घने जंगलों के पास वहाँ पर ये मिलता है। यह घास और अन्य पौधे खाता है। क्या क्या खाता है वन भैंसा, घास और अन्य पौधे की पत्तियों को खाता है ना। यहाँ वन भैंसा और घास के बीच एक संबंध है ना। वन भैंसा किसको खाता है, घास को, दोनों ही सजीव है, तो उसके ऊपर निर्भर किया, है ना। जो ऊर्जा के बहाव के रूप में है, ऊर्जा के बहाव के रूप में मतलब घास को कौन खा रहा है, वन भैंसा खा रहा है। तो ऊर्जा का प्रवाह किस में हो रहा है, किससे हो रहा है, घास से वन भैंसा की ओर हो रहा है ना। घास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने लिए भोजन बनाती है ना। घास किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनकी कोशिकाओं में। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की उपस्थिति में
क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस भोजन से इसे ऊर्जा मिलती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनाता है घास, उससे उसको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है जैविक कार्य करने के लिए घास को, है ना, मिलती है। वन भैंसा ऊर्जा के लिए घास खाता है और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वन भैंसा क्या करता है, घास को खाता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने बताया क्या करते हैं, घास जो है, घास को वन भैंसा खाता है ना, तो यहाँ ऊर्जा का बहाव घास से वन भैंसा की तरफ हो रहा है, क्योंकि घास को कौन खा रहा है, वन भैंसा खा रहा है ना। तो वन भैंसे को अगर शेर खाता है तो यह अंतर संबंध इस प्रकार होगा। देखो हम लोगों ने क्या कहा कि घास को कौन खाता है, घास को खाता है वन भैंसा। अब वन भैंसा को अगर शेर खा दे तो इसकी खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी, इस प्रकार से इसकी खाद्य श्रृंखला बनेगी। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है, भोजन के लिए निर्भर करता है। इसको हम एक श्रृंखला के रूप में यदि दर्शाएं तो जो हमें श्रृंखला प्राप्त होती है इसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं ना। तो घास वन भैंसा, घास को वन भैंसा खाता है, वन भैंसा को शेर खाता है, ये इसकी खाद्य श्रृंखला हो गई है ना। ऊर्जा के इस बहाव, ऊर्जा का बहाव कैसे हो रहा है, घास से वन भैंसा की ओर, वन भैंसा से शेर की ओर हो रहा है ना। तो ऊर्जा के इस बहाव की श्रृंखला को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऊर्जा के इस बहाव की श्रृंखला को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन किंतु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वन भैंसा केवल घास ही नहीं खाता। अब इसमें वन भैंसा को घास खाते हुए दिखाया गया, परंतु ऐसा नहीं है कि वन भैंसा केवल घास ही खाता है ना। हम वो पेड़ पौधों के पत्तियों को भी खाता है ना, अन्य पेड़ पौधों के पत्तियों को भी खाता है ना, कुछ दूसरे पौधों को भी खाता है ना। ऐसे ही कुछ और जंतु भी घास खाते हैं ना, और घास को केवल वन भैंसा खाता है ये भी नहीं कह सकते, घास को भी बहुत सारे जंतु खाते हैं, जैसे खरगोश खाता है, हिरण खाता है ना, और शेर दूसरे जंतुओं को भी खाता है। और शेर भी केवल वन भैंसा नहीं, हो तो बहुत सारे जीवों को खाता है ना। इस प्रकार बनी हुई सभी खाद्य श्रृंखलाओं को यदि हम जोड़ दें तो खाद्य जाल बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाएगी और उसको एक साथ जोड़ दें तो खाद्य जाल बन जाएगा। देखो उदाहरण के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा घास, है ना। अब घास को कौन खा रहा है, घास को खा रहा है वन भैंसा, है ना। और वन भैंसे को कौन खा रहा है, वन भैंसे को खा रहा है शेर। ये एक खाद्य श्रृंखला हो गया, है ना। अब दूसरी तरफ घास को ही देखो, और कौन खाता है घास को, इसके अलावा घास को खाता है खरगोश, है ना, खरगोश। और घास को ही और कौन खाता है, घास को खाते हैं छोटे कीड़े, है ना, घास को ही खाते हैं छोटे कीड़े। और छोटे कीड़े को कौन खाता है, जैसे सांप खाता है ना, ये हो गया सांप और सांप, है ना। और सांप को ही कौन खाता है, बाज, है ना। और वैसे ही यहाँ पर सांप को ही मोर भी खाता है ना, ऐसे। और ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार है, छोटे कीड़ों को चूहा भी खाता है ना। और चूहा को ये देखो यहाँ पर सांप भी खाता है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरे से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल बन जाता है। इसको हम कहेंगे खाद्य जाल, ठीक है। अब देखिए आपके बुक में जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं बीच में, देखते हैं। पहला क्या है, वन भैंसा घास, शेर और अन्य पेड़ पौधों व जंतुओं को लेकर खाद्य जाल बनाएं। तो हमको वन भैंसा घास, शेर और अन्य पेड़ पौधों को लेकर क्या बनाना है, खाद्य जाल बनाना है। देखो घास, है ना, खाद्य जाल बनाते हैं घास। घास को कौन खाता है, वन भैंसा, है ना, वन भैंसा खाता है। वन भैंसा को कौन खाता है, वन भैंसा को खाता है शेर, ठीक है। घास को और कौन खाता है इसके अलावा, छोटे कीड़े, है ना, छोटे कीड़े। अब छोटे कीड़ों को कौन खाता है, चूहा भी खाता है ना। चूहा को कौन खाता है, बिल्ली खाता है। और बिल्ली को कुत्ता, ठीक। ऐसे ही चूहे को शेर भी खाता है, शेर बोलता हूँ, सॉरी शेर नहीं, सांप, सॉरी है, सांप। और सांप को कौन खाता है, बाज भी खाता है, ठीक है, बाज खाता है। इसके अलावा छोटे कीड़ों को और कौन खाता है,
छोटे कीड़ों को ही डायरेक्ट सांप भी खाता है ना, और सांप को ही कौन खाता है, सांप को यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मोर भी खाता है ना, ये हो गया। और इसके अलावा घास को कौन खाता है, और इसके अलावा घास को खरगोश भी खाता है ना, खरगोश भी खाता है ना। और इसके अलावा ये जो छोटे कीड़े हैं है ना, छोटे कीड़ों को कौन खाता है, पक्षी भी खाते हैं, छोटे पक्षी। और छोटे पक्षियों को कौन खाता है, बड़े पक्षी जैसे बाज वगैरह हो गए, ये खाते हैं है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, इसका खाद्य जाल बन गया। और इसके अलावा और बहुत सारा घास से जो छोटे छोटे जीव जंतु जो घास को खाते हैं उससे भी हम जोड़ करके बहुत सारा बना सकते हैं, तो ये हो गया खाद्य जाल, ठीक है, इसका उत्तर पहले का। अब दूसरा देखते हैं, उपयुक्त खाद्य जाल में वन भैंसा लुप्त हो जाए तो खाद्य जाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उपयुक्त खाद्य जाल में वन भैंसा विलुप्त हो जाए, अगर ये वन भैंसा इसको हटा दें तो भी इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक जो है इसका ऊर्जा का स्तर जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, या शेर जो है इसको खा रहा है वन भैंसे को, तो शेर को के खाद्य सामग्री में क्या हो जाएगा, एक और की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ना। और उसके बाद देखते हैं, आप अपने से जुड़ी दो खाद्य श्रृंखलाएं बनाएं, इन दोनों में आपस में अंतर संबंध बताइए, है ना, बताएं। तो हम लोग अपने से जुड़ी दो खाद्य श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो देखो हम लोग तो ऐसे शाकाहारी हैं, तो हमसे ज़्यादा जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं बन नहीं सकती, पर मनुष्य के नाम से मनुष्य लोग जो मांसाहारी होते हैं उनसे यहाँ पर बन सकता है। जैसे कि क्या कर सकते हैं, ये काई है ना, जैसे जल में क्या होता है, काई होता है, काई को क्या करते हैं, छोटे कीड़े खाते हैं और छोटी मछलियां भी खाती हैं। काई को छोटे कीड़े को मछलियां भी खाती है, और मछलियों को कौन खा लेता है, अपना मनुष्य खा लेता है। ये एक हो गया खाद्य श्रृंखला, दो खाद्य श्रृंखला यहाँ बनाने बोला है। और वैसे ही यहाँ पर घास को छोटे कीड़ों को मुर्गा या मुर्गी जो भी है, मुर्गी है ना, और मुर्गी को मनुष्य। तो ये हो गया। अब इन दोनों में क्या करना है, हमको आपस में अंतर संबंध बताना है। देखो यहाँ पर ये छोटे कीड़े दोनों में से संबंधित हैं, है ना, जो ये ऐसा भी इसको जोड़ सकते हैं इस प्रकार, है ना, ठीक है। और दोनों में मनुष्य भी कॉमन है, मतलब इन दोनों का सीधा मनुष्य से जुड़ा है। तो क्या होता है कि खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जुड़ी होती है, परंतु दोनों खाद्य श्रृंखलाओं में क्या ये अंतर संबंध किस प्रकार होता है कि खाद्य श्रृंखलाओं में क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं वो दोनों खाद्य श्रृंखला में पाए गए हैं ना, यही इनके बीच का अंतर संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल। खाद्य श्रृंखला में कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अभी हम लोगों ने खाद्य श्रृंखलाएं देखी, उनमें बहुत सारे जीव ऐसे थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वो कौन से जीव होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जिनसे खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, वे सभी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, ठीक है। इन्हें उत्पादक कहते हैं। तो जो भी पेड़ पौधे या खाद्य श्रृंखला जिससे स्टार्ट होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपना भोजन पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जो अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे वन भैंसा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, घास के ऊपर निर्भर करता है। शेर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वन भैंसा के ऊपर निर्भर करता है ना। तो कुछ ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों या जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं, है ना। तो उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि
वन भैंसा और शेर दोनों ही उपभोक्ता है, क्योंकि वो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर है। जैसा कि इस खाद्य श्रृंखला में वन भैंसा और शेर है, यहाँ वन भैंसा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है ना। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है। और शेर द्वितीयक उपभोक्ता है। इस श्रृंखला में और भी उपभोक्ता हो सकते हैं, है ना। बहुत सारा हम लोग खाद्य जाल में पढ़ा, बहुत सारे उपभोक्ता थे उसमें। अंत में मतलब देखा ना आप लोगों ने, घास से स्टार्ट हो रहा था, परंतु उपभोक्ता कितने सारे थे, उत्पादक केवल उसमें घास था, है ना। तो अंत में खाद्य श्रृंखला में ऐसे जीव जुड़ते हैं जो जीवों द्वारा शरीर से बाहर निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों और जीवों के मरने के बाद उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब सभी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, पर अंत में ऐसे जीव उस खाद्य श्रृंखला में जुड़ जाते हैं जो क्या करते हैं, सब जीवों के अपशिष्ट पदार्थों या जीवों के मृत्यु हो जाने पर उसको क्या कर देते हैं, जटिल पदार्थ के रूप में जो होता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये जीव अपघटक कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद क्या पढ़ा, उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है या अन्य जीव के ऊपर निर्भर करता है, उपभोक्ता कहलाता है। फिर हमने पढ़ा अपघटक। तो ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में 3 चीजें होती है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीव जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थों या उनके मृत शरीर को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है खाद्य श्रृंखला। कौन कौन सा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अब अपघटक क्या करता है, अपघटन की क्रिया करता है। अपघटन की क्रिया क्या होती है देखते हैं। अपघटन की क्रिया में बने, अच्छा अपघटन की क्रिया क्या होती है, मैं बता देता हूँ। यही जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए या मृत जीव जंतु हो गए उनको क्या कर देता है, वो जो सरल पदार्थों में तोड़ देता है ना। ठीक है, तो यही अपघटन कहलाता है। अपघटन की क्रिया में बने सरल पदार्थ फिर से पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करते हैं, वो जो होता है खाद बनाते हैं ना हम लोग, पेड़ पौधों को एकत्रित करके, उनके पत्तियों को एकत्रित करके, है ना, जमीन में कुछ समय के लिए गाड़ देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो क्या होता है कि अपघटन की क्रिया से बने सरल पदार्थ, है ना, पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब कि वो फिर से पर्यावरण में आ जाते हैं, पर्यावरण का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस खाद्य श्रृंखला को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, घास को वन भैंसा खाता है, वन भैंसा को शेर खाता है, और शेर के अपशिष्ट पदार्थ और मृत जो शेर होता है उसको क्या कर देता है, अपघटक जो होता है अपघटित करने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये जो हुआ घास अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है भोजन के लिए, है ना। ये तो किसी को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है, तो घास क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा, है ना। और वन भैंसा क्या कर रहा है, भोजन के लिए घास के ऊपर निर्भर कर रहा है, उत्पादक के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वन भैंसा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, और शेर क्या कर रहे हैं, भोजन के लिए वन भैंसा के ऊपर, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो शेर क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, है ना। और शेर को भोजन के रूप में ऐसा कोई जीव नहीं है जो ग्रहण करता हो, केवल अपघटक है जो मृत जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या जो शेर होता है या अन्य जीव होता है उसको क्या करता है, सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया करता है, तो वो क्या है, अपघटक है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी एक पोषण स्तर कहलाती है। प्रत्येक कड़ी, जैसे घास हो गया, ये एक पोषण स्तर है, दूसरा पोषण स्तर वन भैंसा हो गया, तीसरा पोषण स्तर शेर हो गया, अपघटक जो है चौथा पोषण स्तर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कुटुम्बसर गुफा की खाद्य श्रृंखला बताएं। तो कुटुम्बसर गुफा की खाद्य श्रृंखला में आपको बता देता हूँ, अधिकतम समय में क्या होता है कि वहाँ पर
जो कानी मछली जो पाई जाती है विशेष प्रजाति वहाँ की, वो क्या करता है, अधिकतर भोजन किसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, मृत जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वहाँ पर मृत जीव जंतु, जबकि अधिकतर जो खाद्य श्रृंखला होता है वो किससे स्टार्ट होता है, उत्पादक से, परंतु यहाँ मृत जीव जंतु से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ऐसे खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक से प्रारंभ नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अपमार्जक खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। तो ये अपमार्जक खाद्य श्रृंखला होता है कहाँ पर, कुटुम्बसर की गुफा में। कुटुम्बसर की गुफा का खाद्य श्रृंखला बनाया, तो यहाँ पर मृत जीव जंतु, और मृत जीव जंतु को कौन खाता है, कानी मछली, है ना, कानी मछली। और कानी मछली यहाँ पर कानी मछली बोलते हैं मछली को स्थानीय भाषा में, तो कानी मछली। और इसको कौन खाता है, इसको खाता है गुफा में चमगादड़ जो होता है वो, तो चमगादड़, है ना। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनेगा इसका, ठीक है। कुटुम्बसर गुफा का मृत जीव जंतु, कानी मछली, चमगादड़, और इसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक खाद्य श्रृंखला, क्योंकि उत्पादक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे, कुटुम्बसर गुफा में बाढ़ के दौरान ही सूक्ष्म पौधे, सूक्ष्म जंतु व अन्य पोषक पदार्थ गुफा में प्रवेश कर पाते हैं, है ना। जब वहाँ बाढ़ आता है तो उसी समय कौन कौन सी चीज़ें, सूक्ष्म जंतु हो, चाहे सूक्ष्म पौधे हो, चाहे अन्य पोषक पदार्थ जो है गुफा में प्रवेश कर पाते हैं बाढ़ के समय ही केवल। और बाढ़ के बाद क्या होता है, फिर मृत जीव जंतु को ही खाता है ना। वहाँ पर जो कानी मछली होता है वो फिर उसको चमगादड़ खाता है, ठीक है। तो अधिकतर वही होता है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ ही समय के लिए कानी मछली पोषक स्तर पदार्थ को भोजन के रूप में प्राप्त होती है ना। कानी मछली को कुछ समय के लिए, केवल बाढ़ के समय में उसको सूक्ष्म पौधे हो गए, सूक्ष्म जंतु या अन्य पोषक पदार्थ मिल पाता है, नहीं तो साल भर मृत जीव जंतु ही खाता है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखा न था, कानी मछली गुफा में उपस्थित मृत जंतु और पौधों को ही खाती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कुटुम्बसर गुफा का खाद्य श्रृंखला देखा है ना। तो इस खाद्य श्रृंखला में यहाँ क्या लिखा है, अतः यहाँ पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला अपमार्जक खाद्य श्रृंखला होती है। मैंने बताया अपमार्जक खाद्य श्रृंखला क्या होती है आपको, है ना, जिसमें प्रथम पोषक स्तर पर उत्पादक न होकर मृत पदार्थ होते हैं, है ना। देखो उसमें क्या था, किसी भी उत्पाद से शुरू नहीं हुआ, मृत जीव जंतु, फिर उसको कानी मछली, फिर उसके बाद उसमें आ रहा है चमगादड़। तो मृत जीव जंतु से शुरू हुआ है वो खाद्य श्रृंखला। तो ऐसे खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक से शुरू ना होकर मृत जीव जंतुओं से शुरू होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अपमार्जक खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो मृत, अब उसके यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये मृत जीव जंतु, फिर उसके बाद उसको कानी मछली, फिर उसको बाद चमगादड़, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, खाद्य श्रृंखला को इसको कहेंगे अपन अपमार्जक खाद्य श्रृंखला। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैविक अजैविक घटकों में अंतर संबंध। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैविक घटकों में, मतलब जैविक घटकों में दो जैविक घटक में कैसे अंतर संबंध होता है उसको अपन देख रहे थे। अब देखेंगे जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला को देखकर ऐसा लगता है कि ऊर्जा व पोषक स्तर एक कतार में बहते हैं ना। खाद्य श्रृंखला हम लोग देखें एक कतार में बह रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर देखने से। देखो ये यहाँ पर से यहाँ ऊर्जा जा रहा है, इधर से यहाँ ऊर्जा जा रहा है, तो एक कतार में बह रहा है, ऐसे हमको लगता है ना। इसका बहाव चक्र में होता है, इसका बहाव क्या होता है, चक्र में होता है। ऊर्जा का बहाव चक्र में मतलब कि एक निश्चित समय पश्चात फिर उसी अवस्था में ऊर्जा उसी में वापस आ जाता है उत्पादक में, है ना। तो चक्र में होता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। देखो ये उदाहरण दिया गया, सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, घास अपना भोजन बना जाता है ना। अब उसके बाद घास को कौन खाता है, गाय खाता है। गाय से क्या होता है, हमको गोबर प्राप्त होता है, और गोबर को क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा उपयोग में लिपाई या खाद में उपयोग में लाया जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा, मिट्टी में हम लोग डालते हैं खाद बनाने के लिए या फिर लिपाई करते हैं, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा गोबर का पोषक पदार्थों में विघटन हो जाता है। वो जो जटिल जैविक पदार्थ होता है उसको सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, मिट्टी द्वारा घास में पोषण, है ना, मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में ही घास होता है, घास का पोषण होता है। देखो फिर उससे घास बन गया, घास फिर गाय में, फिर गाय से गोबर मिलेगी, ऐसे ये एक चक्र चलते रहता है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऊर्जा व पोषक पदार्थ एक कतार में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका बहाव चक्र में होता है। ऊर्जा का बहाव क्या होता है, एक चक्र में होता रहता है, कंटिन्यू, ठीक है।
अब देखो हम लोगों ने अभी जो चक्र देखा, इस चक्र में घास, गाय, मनुष्य, सूक्ष्मजीव आदि जैविक घटकों के उदाहरण है। इसमें घास भी था, गाय भी था और मनुष्य भी था, है ना। सूक्ष्मजीव आदि ये सभी क्या है, जैविक घटक के उदाहरण है। इन सभी में जीवन पाया जाता है, तो ये सभी जैविक घटक है ना। साथ ही सूर्य का प्रकाश भी इसमें था, ईंधन भी इसमें था, मिट्टी था, विघटित पदार्थ था, है ना। गोबर का अपघटन हुआ अब घटकों द्वारा, है ना, तो उसी को विघटित पदार्थ बोला गया। विघटित पदार्थ आदि अजैविक घटक के उदाहरण है, ठीक है। इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ये सभी अजैविक घटक के उदाहरण है। चक्र में तीर की दिशा ऊर्जा के बहाव के साथ साथ एक घटक का दूसरे घटक से अंतर संबंध को दर्शाती है। वहाँ पर तीर के द्वारा मैंने ऐसे दर्शाया था। तीर क्या बताता है कि ऊर्जा का बहाव किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है और उनमें अंतर संबंध किस प्रकार है, उसको वो दर्शा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है, प्राकृतवास में विविधता। प्राकृतवास क्या होता है, जीव जंतु का ऐसा स्थान जहाँ पर वे अनुकूलित होकर रहते हैं, जहाँ पर उनको अपने लिए भोजन प्राप्त होता है, प्रजनन के लिए उचित स्थान प्राप्त होता है और वो जहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस जीव का प्राकृतवास कहते हैं। तो प्राकृतवास में विविधता मतलब प्राकृतवास में कैसे अलग अलग विविधता होती है, मतलब अंतर कैसे कैसे पाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। तो हमारी आंतों में कई सूक्ष्म जीव रहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो उसी के बारे में बताया गया है कि हमारी आंतों में कई सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनके कारण हमें भोजन पचाने में मदद मिलती है और उन्हीं के कारण भोजन पचाने में हमें मदद मिलती है। मतलब भोजन के पाचन में वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे पाचन तंत्र में, है ना। इसमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनका प्राकृतवास हमारी आंतें हैं। तो उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं हमारी आंतों में जिनका प्राकृतवास हमारी आंत ही है, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, आंत में ही वो प्रजनन करते हैं, वहीं रहते हैं और उसी तापमान में वो रहना पसंद करते हैं, उसी तापमान में वो सुरक्षित रहते हैं। और यदि उनको आंत से बाहर निकाला जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, यदि इन्हें हटा दिया जाए तो ये जीवित नहीं रहते। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव होता है। यदि उन जीवों को निकाल दिया जाए हमारे आंत से तो हमारा जो आंत है वो काम करना ही बंद कर देगा, हमारे भोजन के पाचन में हमें समस्या आ जाएगी, है ना, और हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा उसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास, चेंजिंग हैबिटेट इन अ लाइफ स्पैन। ब्रह्माणी डक एक पक्षी है ना। ब्रह्माणी डक क्या है, एक पक्षी है जिसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसे सुरखाब भी कहते हैं, चकवा चकवी आदि नामों से भी जाना जाता है। चकवा चकवी तो आपने काफ़ी पढ़ा ही होगा, जो श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस की जो कविताएं होती है हमारे हिंदी में, उसमें तो आप लोगों ने चकवा चकवी के बारे में बहुत पढ़ा ही होगा, है ना। तो उसी चकवा चकवी को ही क्या कहते हैं, ब्रह्माणी डक कहते हैं, ना। यह बत्तख भारत में ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में गर्मी के लगभग 4-5 महीने में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ध्यान से देखो। लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की ऊंचाइयों में दिखाई पड़ती है। अब इन जगहों के नाम बता दिए गए, कुछ इसके बारे में जान भी लेते हैं। जो लद्दाख है, लद्दाख क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के इसको केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया है और इसकी राजधानी के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। सिक्किम जो है एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो ये एक छोटा राज्य है हमारे देश का, है ना। सिक्किम जो कि चीन सीमा पर है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का एक राज्य है ना। और हिमालय के बारे में जानते होंगे, है ना। तो हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो कि भारत के उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व तक की फैला हुआ है, ठीक है। तो की ऊंचाइयों में दिखाई पड़ती है। तो इन स्थानों पर ये ब्रह्माणी डक, चकवा चकवी या सुरखाब कहें, यह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है। सर्दियों के दिनों में ये हमारे देश के दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ते हैं। ये क्या होते हैं, कम तापमान में रहते हैं। तो सर्दियों के समय तो हमारे दक्षिण भारत में भी कम तापमान होता है, तो वहाँ भी ये चले आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और इसी समय ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में, ठीक है।
परंतु ये यहाँ प्रजनन नहीं करती हैं। ये प्रजनन नहीं करती क्योंकि यह इनका स्थायी निवास नहीं है और यहाँ बहुत समय तक सर्दी भी नहीं रहता। इस कारण यही कारण है कि यहाँ पर ये प्रजनन नहीं करती, मतलब बच्चे पैदा नहीं करती हैं। ठीक है। सर्दियों में ब्रह्मांडी डक सिर्फ हमारे देश के अन्य स्थानों में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के देशों में भी पाई जाती है। उत्तर पूर्व में भी जितने देश हैं वहाँ भी ये पाई जाती है। ठीक है। जब किसी जीव के जीवन काल में प्राकृतवास बदलता है तो एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में जाना प्रवास कहलाता है ना। प्रवास क्या कहलाता है कि जब किसी जीव के जीवन काल में प्राकृतवास बदलता है किन्हीं कारणों से, या तो वो जहाँ जिन प्राकृतवास में रह रहा है वहाँ उसे तापमान, प्रजनन हेतु उचित स्थान, सुरक्षा या खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता तो वो अपना प्राकृतवास बदलता है। तो एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर प्रवास कहलाता है ना। इस प्रक्रिया में जीव कुछ समय बाद पुनः अपने स्थायी प्राकृतवास में लौट आता है ना। कुछ समय बाद वो पुनः अपने प्राकृतवास में लौट आता है। ठीक है। अब समुद्र तट से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर घास के विशाल मैदान, मीठे व खारे पानी के तालाब, दलदल और नदियों के तट पर ब्रह्मांडी डक के प्रजनन स्थल है। ब्रह्मांडी डक कैसे स्थानों पर प्रजनन करते हैं? जो कि क्या हो, जो जहाँ पर क्या हो ऊंचाइयों पर घास के विशाल मैदान होने चाहिए, मीठे व खारे पानी के तालाब होने चाहिए, दलदल होने चाहिए, नदी के तट होने चाहिए, मतलब कि पूरी तरीके से नमी और ठंडे स्थान होने चाहिए, वहाँ पर वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान पोषक की ज़रूरतें अधिक होती है ना। पोषण की ज़रूरतें अधिक होती प्रजनन के समय, है ना। और सब इन्हें हिमालय के इलाकों में मिल जाते हैं और ये सब पोषण के समय जो भी इनको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है सभी खाद्य पदार्थ उन्हें हिमालय के क्षेत्र में मिल जाते हैं। यहीं के घास, अनाज व अन्य बीज, झींगा हो गया, मेढक हो गया, कीड़े हो गए, जिनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी के आते आते जब खाद्य का यह स्रोत कम हो जाता है तब ये खाने की तलाश में यहाँ की अपेक्षा कम ठंडे स्थानों की ओर निकल पड़ते हैं ना। जब क्या होता है स्रोत कम हो जाता है तो वैसे ही ठंडे स्थान जहाँ पर वो रहते हैं उसकी खोज में वो अन्य स्थानों में चले जाते हैं। ठीक है। निकल पड़ते हैं। वयस्क बत्तखों के साथ संतान बत्तख भी वहाँ पर उनके साथ होते हैं। ठीक है। प्रवास के दौरान देखिए ये बत्तख इन कम ठंडे स्थानों पर नदियों, झील, तालाबों, दलदल, खेतों, बांधों आदि के तट पर दिखाई देती हैं। समुद्र के तट से ये दूर रहती हैं, है ना। परंतु ये नमी वाले स्थानों पर जहाँ जल होता है, दलदल होता है, पानी की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर ये होती है। अब इसमें बुक के बीच में प्रश्न दिए गए हैं जैसे ब्रह्मांडी डक का प्राकृतवास क्या है। तो हम लोगों ने ब्रह्मांडी डक के बारे में डिटेल से पढ़ा। उनका प्राकृतवास क्या है? ऐसे स्थान जहाँ पर नमी हो, ऊंचाई पर हो, है ना, घास अच्छी मात्रा में हो, है ना, जहाँ पर क्या हो कि जल हो और तापमान कम हो। ठीक है। और जहाँ पर इनके प्रजनन लायक स्थान हो वहाँ उनका प्राकृतवास होता है ना। क्या ब्रह्मांडी डक को प्रवासी जीव मान सकते हैं? तो पहली बात तो ये प्रवासी जीव किसको कहते हैं? प्रवासी जीव किसको कहते हैं? हमने पढ़ा कि एक जीव का जब प्राकृतवास में अनुकूलित खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या होता है? एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं ना। तो यहाँ पर बोला गया क्या ब्रह्मांडी डक को प्रवासी जीव मान सकते हैं? तो हाँ, प्रवासी जीव मान सकते हैं प्रवासी डक को। और बोला गया क्यों? इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं? उचित भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के लिए अपने स्थानों को छोड़ करके क्या करते हैं? अन्य ठंडे स्थानों पर वे चले जाते हैं। ठीक है। ये तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है? प्राकृतवास के प्रति अनुकूलन, एडाप्टेशन टू अ हैबिटेट, है ना। अब इसमें भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव अपने प्राकृतवास के प्रति कैसे अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित कैसे होते हैं? अनुकूलन मतलब कि क्या होता है कि किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो जीव क्या करता है? रहता है, जहाँ की तापमान उसके अनुसार होती है, जहाँ पर उसके खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर वो प्रजनन करता है, जहाँ पर वो सुरक्षित रहता है,
सुरक्षित रहता है वो स्थान उसके अनुकूलित कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, जीव अपने प्राकृतवास के प्रति अनुकूलित कैसे होते हैं। तो एक ही स्थान पर जब वो लंबे समय तक रहते हैं तो वहाँ के खान पान, खाद्य, रहन सहन, तापमान और जैविक परिस्थितियों और भौगोलिक परिस्थितियों में वे ढल जाते हैं तथा उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार वे प्राकृतवास के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, जब हम अब आगे देखते हैं, जब हम किसी जीव को किसी प्राकृतवास में जीवन यापन और प्रजनन करते देखते हैं तब पाते हैं कि उस जीव की विशेषताएं उस प्राकृतवास में रहने के लिए अनुकूल है। अनुकूलन की प्रक्रिया के कई उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, भूमिगत गुफाओं के पानी में रहने वाली मछलियां प्रायः अंधी होती है। जैसे कानी मछली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें भी क्या था, कुटुमसर गुफा के अंदर भूमिगत जल 35 मीटर नीचे था, उसमें मछलियां थी, वो कानी मछली इसलिए कहलाई क्योंकि वो अंधी थी, है ना। इस प्रकार की एक और मछली जो कि क्या है, मैक्सिकम टेट्रा पर किए गए शोध से उसके आवास संबंधित विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। एक तो हमने कानी मछली पढ़ा जो अंधी होती है, जो गुफाओं के नीचे के जल स्रोत में पाई जाती है। वैसे ही दूसरी मछली क्या है, मैक्सिकम टेट्रा है ना। इसमें एक तथ्य यह है कि पानी के खारेपन में अंतर का प्रभाव मछलियों की आँखों के आकार पर प्रभाव पड़ता है। मतलब मछलियों के आँखों का आकार पानी के जो खारेपन में अंतर होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है ना। सभी जीवों की आबादी का एक प्राकृतवास होता है ना, जहाँ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक प्राकृतवास में सभी जीव अपने पर्यावरण के अन्य जीवों व निर्जीव घटकों पर निर्भर होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। हमने यह भी देखा कि पर्यावरण में परिवर्तनों के होने से जीवों के जीवन शैली में भी परिवर्तन हो सकते हैं। वर्तमान में हम अपने पर्यावरण में बहुत तेज़ी से और बहुत अधिक परिवर्तन ला रहे हैं। कई प्रकार की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण में तेज़ी से और बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जो न केवल हमें वरन दूसरे जीवों को भी प्रभावित करते हैं। कुछ परिवर्तन बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं ना। बहुत सारे परिवर्तन जो हम लोग कर रहे हैं वो बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जैसे लगातार हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, नदियों के पानी को रोक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोग पहाड़ों को काट रहे हैं पहाड़ वो बनाने के लिए। जैसे अभी हमारे देश में उत्तराखंड में जोशीमठ का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, इसी कारण गया क्योंकि वहाँ के पहाड़ इतने मजबूत नहीं थे कि उनको काट करके रास्ते बनाया जाए, है ना। तो इन सभी कारणों से हम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत अधिक नुकसान हो रहा है और आगे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है इसी कारण। तो ये जो चैप्टर है अध्याय 17 ये समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। अब देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कुटुमसर गुफा में चमगादड़, कीड़े मकोड़े, घोंघे, मिजाई, मृत जीव जंतु और कानी मछली पाए जाते हैं। ठीक है, इस जानकारी के आधार पर एक सही श्रृंखला होगी। अब सही श्रृंखला हमको चुनना है, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ऑप्शन अ दिया है हमारे पास चमगादड़। चमगादड़ को गिजाई खाती, गिजाई को कानी मछली। ये तो उल्टा हो गया, जबकि कानी मछली को तो चमगादड़ खाता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन ब देखो, मृत जीव जंतु को कानी मछली खाती, कानी मछली को चमगादड़ खाता है। ये ऑप्शन राइट है, यही इसका आंसर आएगा। सब भी देख लेते हैं, चमगादड़ को मृत जीव जंतु। अरे भाई, जो जीव जंतु मृत है, मरा हुआ है, वो क्या खाएगा चमगादड़ को? ये तो आंसर ही रॉन्ग हो गया। ठीक, तो कीड़े मकोड़े को चमगादड़ खाता है, चमगादड़ को घोंघे खाता है, ये भी नहीं है ना। कीड़े मकोड़ों को घोंघे खाता है, घोंघों को फिर मछलियाँ खाती, मछलियों को चमगादड़ खाता है, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ब, मृत जीव जंतु को कानी मछली खाती, कानी मछली को चमगादड़। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रवासी जीव। प्रवासी जीव क्या है इसको देखते हैं ना। तो जीवन काल एक ही जगह में बिताते हैं, जीवन काल एक ही जगह में बिताते हैं, प्रवासी क्यों कहते हैं? प्रवासी जो अपना प्रवास बदलते हैं वो कहलाता है। तो ऑप्शन आर रॉन्ग है ना। ऑप्शन ब देखते हैं, हर साल नई जगह पर रहते हैं। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो हर साल बदलता हो। हर साल क्यों बदलेगा भाई? नियमित रूप से साल के कुछ महीने एक जगह और अन्य महीने अलग जगह पर बिताते हैं। ये सही, महीनों के अनुसार मौसम बदलता है, मौसम के अनुसार वे अपना स्थान बदल देते हैं। ठीक है, फिर पुनः इसी स्थान पर वापस चले जाते हैं। तो ऑप्शन से आएगा प्रवासी जीव क्या आएगा, नियमित रूप से साल के कुछ महीने
एक जगह पर और अन्य महीने अलग जगह पर बिताते हैं। ठीक है, ऑप्शन द भी देख लेते हैं। अपने जीवन काल में एक बार अपना प्राकृतवास बदलते हैं, हम पुनः स्थायी प्राकृतवास पर नहीं लौटते, ऐसा कैसे संभव है? ये रॉन्ग है, ये भी है ना, तो ऑप्शन नंबर सर सही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए का तीसरा प्रश्न है, प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं? भाई प्रथम पोषण स्तर पर मतलब जहाँ से ऊर्जा की शुरुआत होती है वो क्या है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वहीं से ऊर्जा की शुरुआत होती है, मतलब वो स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। तो प्रथम पोषण स्तर में हम किसे लेते हैं? उत्पादों को। तो ऑप्शन नंबर जो अ है इसका राइट आंसर है, उत्पादों को, है ना। और उपभोक्ताओं को या तो खुद भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, इसको द्वितीय पोषण स्तर पर रखते हैं। ठीक है, अब घटकों को तो तृतीय पोषक स्तर पर रहते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। द इनमें से कोई नहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि आ तो आ ही गया ना ऑप्शन, अपना ऑप्शन, तो द भी नहीं आएगा, आ आएगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न 2 देखो, अपनी पसंद के किसी जीव के प्राकृतवास के जैविक और अजैविक घटकों को उदाहरण सहित समझे। तो अपनी पसंद का एक जीव ले लेते हैं हम लोग, गाय, है ना, उसको देखते हैं उदाहरण। हमारी पसंद के जीव गाय के प्राकृतवास का जैविक घटक घास है ना, घास को ही खाती है वो जैविक घटक के रूप में। ठीक है, जिसके बिना इसका जीवन असंभव है, बिना घास खाए तो गाय रह नहीं सकती, है ना। तथा अजैविक घटक क्या क्या हो सकते हैं? अजैविक घटक, है ना, एक तो गौशाला है, गौशाला नहीं रहेगा तो गाय कहाँ रहेगी? पानी नहीं पिएगी तो क्या पिएगी? फिर हवा के बिना सांस नहीं ले पाएगी, तापमान भी उसे अनुकूल चाहिए, है ना, प्रकाश भी चाहिए, तभी तो देख पाएगी, तो ऐसा भी अजैविक घटक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारी पसंद के जीव गाय के प्राकृतवास का जैविक घटक घास है, जिसके बिना इसका जीवन असंभव है, तथा अजैविक घटक गौशाला, पानी, हवा, तापमान, प्रकाश इत्यादि, है ना। अगर आप कॉपी में नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा यदि आप किसी ऐसे टापू पर पहुंच जाएं जहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी सजीव घटक ना हो? एक लेख लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, यदि हम किसी ऐसे टापू पर पहुंच जाएं जहां हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी सजीव घटक नहीं है, तो हमारे जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता होगी, है ना, जिसके बिना जीवित रहना असंभव है। ठीक, यह हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न 4 देखो, यदि मनुष्यों को चांद पर बसने के लिए भेजा जाए, है ना, तो साथ में और क्या क्या भेजना होगा? सूची बनाया। तो देखिए, यदि मनुष्यों को चांद पर भेजा जाए तो साथ में क्या क्या भेजना होगा? यदि मनुष्यों को चांद पर बसने के लिए भेजा जाए तो साथ में हवा तो भेजना ही होगा, बिना सांस लिए थोड़ी जीवित रहेंगे, चंद्रमा में हवा है नहीं। पानी भी पीने के लिए, हमारे दैनिक जीवन के कार्य के लिए पानी भी यहाँ से हमको भेजना पड़ेगा। भोजन तो भेजना ही पड़ेगा, क्या खा के जीवित रहेंगे? कपड़ा भेजना पड़ेगा। ब्रश पेस्ट तो हम भूलते ही नहीं, बगल वाले ज़िले में जाते हैं तब नहीं भूलते, चांद में बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। जूता चप्पल, है ना, क्या पता वहीं कांटे कट जाए कुछ, कंबल ठंड लग जाए, जैकेट। घर रहेंगे कहाँ? घर में एलपीजी गैस, खाना किससे बनाएंगे? गैस तो ज़रूरत पड़ेगा। पेट्रोल, वहाँ पर अपना बाइक भी ले जाएंगे पेट्रोल घूमने के लिए। जनरेटर बिजली के लिए, है ना। अब वहाँ पर तो कोई नदी है नहीं कि वहाँ टरबाइन से, या फिर वहाँ कोयला तो है नहीं, अभी तक हमको पता नहीं है कि वहाँ बिजली उत्पन्न कर सके। तो जनरेटर, सोने के लिए बिस्तर इत्यादि भेजना होगा। तो एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न 4, यदि मनुष्यों को चांद पर बसने के लिए भेजा जाए तो साथ में और क्या क्या भेजना होगा? सूची बनाया। तो इसका उत्तर आएगा, यदि मनुष्यों को चांद पर बसने के लिए भेजा जाए तो साथ में हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, ब्रश, पेस्ट, जूता, चप्पल, कंबल, जैकेट, घर, एलपीजी गैस, पेट्रोल, जनरेटर एवं बिस्तर इत्यादि भेजना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5वां अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला बनाए जिसमें रीछ भालू शामिल हो। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला बनाएंगे जिसमें रीछ मतलब भालू शामिल होगा। जिस खाद्य श्रृंखला में आपने रीछ मतलब भालू को शामिल किया है, इसे अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़कर खाद्य जाल बनाएं। अब देखो, एक खाद्य श्रृंखला जिसमें रीछ भालू शामिल है, ये हो गया हमारा। घास को हिरण खाता है, हिरण को रीछ मतलब भालू खाता है, हो गया खाद्य श्रृंखला जिसमें रीछ मतलब भालू उपस्थित है। अब इसी संबंधित खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो वांछित खाद्य श्रृंखला देखो,
हरे पौधे इसको गाय भी खाता है, हिरण भी खाता है, चूहा भी खाता है, खरगोश भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। अब गाय को रीछ भालू खा लेता है, हिरण को भी रीछ खा लेता है भालू, चूहा को उल्लू खाता है, ठीक है। वैसे ही कीड़े मकोड़े इसको चिड़िया भी खाती, मेढक भी खाती है। चिड़िया और मेढक दोनों को सांप खा लेता है, सांप को नेवला भी खाता है, मोर भी खाता है, मोर को बिल्ली खा लेती है, बिल्ली को शेर खा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, खाद्य जाल हमारा बन गया, ठीक है। तो ये था अध्याय 17, है ना। तो अध्याय 17 का अंतिम प्रश्न था, मतलब अध्याय 17 हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है अध्याय 18, कचरा एवं उसका प्रबंधन, है ना, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हम लोग उसको तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, हम लोगों ने पूरा 9वीं के विज्ञान को पूरा ख़त्म कर दिया, मतलब 9वीं का विज्ञान हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको देखना है कि आपका कहाँ पर डाउट है पूरे साइंस में। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर पहले ही बता रखा है ना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं, इसमें 7974349536 है ना। और अगर आपको इसको देखना है पूरा फर्स्ट चैप्टर से 18 चैप्टर तक, एक चैप्टर से 18 अध्याय तक, एक अध्याय से 18 अध्याय तक, टोटल 18 अध्याय हैं आपके। तो आप हमारे जो ये पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसके प्लेलिस्ट में 9th साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए तो पूरा 18 लाइन से आपको पूरा 18 के 18 मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। 18 अध्याय पूरा प्रश्न उत्तर सहित। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में हमारा शामिल होना चाहें तो भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो है आप पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर जो यूट्यूब चैनल में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा हमारा फेसबुक पर भी पेज है ना, उसमें भी आपको हमारे चैनल में जितने वीडियो आते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो आप इसमें भी जा कर के देख सकते हैं, है ना। पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टा आईडी सागर P24102000 में जाकर भी अपडेट देख सकते हैं कि हमारे चैनल में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप हमें हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल है फ्रेंड्स सागर P24102000@gmail.com। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आप केवल हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम का तो हमारा पूरा साइंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ दिनों में 2-3 दिनों के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, है ना, साइंस का इंग्लिश मीडियम का हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित हम लोग वीडियो बना देंगे, है ना। आपको जो भी टॉपिक चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो 2-3 दिन बाद इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी 9th साइंस की ही, उसमें, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।